गुड इवनिंग एवरीबडी। बेटा लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैंने आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट जो टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है वो मॉडल वर्क का हुआ था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात भी की थी, और बात जो हमारी हुई थी लास्ट क्लास में वो हुई थी कैन और कुड को लेकर। कहां पर हम लोग कैन और कुड का यूज कर रहे थे, इनसे ही रिलेटेड मैंने आप लोगों के ग्रुप में, जो कोचिंग वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, एक शीट अपलोड करी थी आज, फिर उसमें जिसमें कैन और कुड के कुछ क्वेश्चंस हैं, शायद 10 क्वेश्चंस हैं। तो बेटा आप लोग उसको सोल्व किया होगा आप लोगों ने जरूर, तो मैं उसी जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं के एक्सप्लेनेशंस को आप लोगों को आज करवाऊंगा। जो शीट मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आज अपलोड करी है उसको लेकर, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि I am not sure but they can be able to qualify the test। ये था बेटा आप लोगों को फर्स्ट सेंटेंस कि आई एम नॉट श्योर बट दे कैन बी एबल टू क्वालिफाई द टेस्ट। अब इतना आई होप आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा, समझ गए होंगे आप सभी लोग कि सर अगर कैन लिखा हुआ है तो यहां पर इस बी एबल टू को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि इससे रिलेटेड हमने पहले भी दो क्वेश्चंस अपने समझे थे जब पहले कभी बात हुई थी कैन और कुड को लेकर। एक बार और कोशिश करते हैं कि ही कैन speak English or he is able to speak English, कि he can speak English और he is able to speak English। कि सर अगर हम लोग इन दोनों ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, दोनों ही सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो he can speak English, वह इंग्लिश बोल सकता है। इस सेंटेंस में भी आप लोग इस पर्सन की क्या बता रहे हो भैया, इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को बता रहे हो कि सर ये इंग्लिश बोल सकता है। और रही बात सेकंड सेंटेंस की कि ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, कि वह इंग्लिश बोलने के योग्य है, तो वह इंग्लिश बोल सकता है या वह इंग्लिश बोलने के योग्य है। बात तो दोनों ही सेंटेंसेस में कही जा रही है। मतलब यहां पर जो ये एबल टू लिखा हुआ है सर, ये भी क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट कर रहा है भैया आपकी एबिलिटी को। लेकिन अगर मैं इन दोनों ही सेंटेंसेस को मर्ज करके सेंटेंस लिख दूं कि सर ही कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो अब आप में से कई बच्चे बात जान चुके हैं कि सर अगर कैन का यूज करके पूरा एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, एबल टू का यूज करके पूरा एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, तो सर दोनों को अगर एक साथ लिखोगे तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। अरे एबिलिटी बताने के लिए कैन ही काफी था, या एबिलिटी बताने के लिए अकेला एबल टू ही काफी था। तो अगर दोनों एक साथ लिख रहे हैं तो बेटा एक तो एक्स्ट्रा हुआ, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, उसको कहा जाता है भैया सुपरफ्लुअस। और इतना हम सभी लोग जानते हैं सुपरफ्लुअस जो होता है वो हमारा एरर होता है। इसलिए अगर कैन लिखा हुआ है तो इसके साथ अलग से एबल टू को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहीं से हमारा पहला प्रिंसिपल बन रहा है कि कैन और कुड के साथ कभी भी हम लोग एबल टू या कैपेबल ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ये आपके सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। तो इतना तो आप, अब ये बात मैं एक्चुअली थोड़ा फास्ट बताया क्योंकि पहले भी हो चुकी है हमारी, कि अगर कैन लिखा हुआ है तो कैन के साथ अलग से एबल टू को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये हमारे सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सुपरफ्लुअस बनाता है। अच्छा, अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सर एक बात बताइए, अगर काम एबल टू से चल सकता था तो आप हटा तो यहां से कैन को भी सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपने इस सेंटेंस को ही कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश को जब करेक्ट किया तो आपने सेंटेंस बना दिया ये वाला, एबल टू हटा कैन आ गया, मतलब ये सेंटेंस बन गया। आप यहां से कैन को अगर हटाते, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग यहां से इस कैन को हटाएं और इस बी की जगह पर, बी का आपको पता ही होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये बी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से,
इज एम आर, वोज वर, बीन, बीइंग और ये अकेला बी, सब बी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा भैया, इज लग जाएगा। सेंटेंस तो अब भी सही हो सकता है ना कि ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश कह दो या ही कैन स्पीक इंग्लिश कह दो, बस ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। हटा तो इसको भी सकते हैं, हटा इसको भी सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही तो हटाना है। अब बात यही है कि सर जब दोनों को ही हटा सकते हैं तो हटाए किसको, कैन को हटाएं या एबल टू को हटाएं। कैन को हटाएंगे तो बी को हटाकर दे की वजह से करना पड़ जाएगा आर, ऐसे समझ लेना बेटा। इज एम आर वॉज वर बीन और बी, ये सारे बी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो अगर कैन को हटाएंगे तो बी की जगह पर लिखना पड़ेगा दे के अकॉर्डिंग क्या बेटा, आर। अच्छा, और बी एबल टू को हटा दो तो कैन के बाद सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात यही थी, मैं आपसे यही जानना चाहता था, इसलिए मैंने शीट भी अपलोड करी थी कि हटाएं तो किसको हटाएं। तो सर मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर स्टेटमेंट इतना है इधर कि दे कैन बी एबल टू क्वालिफाई द टेस्ट, तो इतना कि दे कैन बी एबल टू क्वालिफाई द टेस्ट, तो अभी आप यहां से कैन हटाओ तब भी सही है, एबल टू हटा दोगे सेंटेंस आपका तब भी सही हो जाएगा। अभी तो दोनों में से कोई सा भी एक हटा दीजिए, कोई भी दिक्कत सेंटेंस में नहीं आने वाली, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भैया इस सेंटेंस में एक्चुअल में आपको हिंट मिलेगा यहां से, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन वो टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं वो टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं, मुझे पक्का नहीं लगता कि वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। अब एक बात ध्यान से अगर आप समझ पा रहे हो तो, मुझे नहीं लगता कि मैं श्योर नहीं हूं कि वे टेस्ट पास कर सकते हैं। अब बात उनकी एबिलिटी की नहीं है, अब बात पॉसिबिलिटी की है, अब बात है संभावना की। मुझे नहीं लगता वो आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता कि तुम टेस्ट पास करोगे या नहीं करोगे, तो बात है अब अनसर्टेनिटी की। किसकी? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। तो अनिश्चितता में बेटा अब मॉडल वर्ब कैन यूज नहीं होता है, अनसर्टेनिटी के लिए यूज होने वाला मॉडल वर्ब होता है भैया मे। तो आप यहां से एबल टू को नहीं हटाएंगे, आप यहां से कैन को हटाकर कैन की जगह पर मे लिखेंगे। एंड द रीजन फॉर दैट कि हम लोग कैन की जगह पर मे क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं सर क्योंकि यहां पर कहा गया आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। अब अगर मैं किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हूं, अब सीधी सी आप ऐसे बात समझिए, मैं कहता हूं कि मैं श्योर नहीं हूं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो बारिश के होने की मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, संभावना नहीं बता सकता हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं श्योर हूं कि ये होना ही होना है, अगर बेटा आप किसी चीज को लेकर श्योर हैं तो फिर उस काम की संभावना नहीं होती है, वो सर्टेन हो जाता है कि वो होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी आर श्योर दैट वाटर एवापोरेट्स, वी आर श्योर, अच्छा ऐसे समझना, वी आर श्योर दैट वाटर में एवापोरेट, ये सेंटेंस है कि वी आर श्योर दैट वाटर में एवापोरेट। अब एक बात समझो बेटा, अगर कहा जा रहा है क्या वी आर श्योर, वी आर श्योर, अब अगर वी आर श्योर, अगर हम निश्चित हैं तो सर क्या अब इस काम के होने की पॉसिबिलिटी है, अब क्या आप संभावना व्यक्त कर रहे हो? अगर श्योर है, सुनिश्चित है, तो संभावना तो खत्म हो गई ना। पॉसिबिलिटी किस चीज की होती है? जहां होना और ना होना दोनों। संभावना किस चीज की होगी? फॉर एक चीज और समझो, भारत मैच जीतेगा, यह है सर्टेनिटी, भारत मैच जीतेगा या हारेगा, यह है संभावना, यह है पॉसिबिलिटी। अब अगर हम श्योर हैं, अगर हम श्योर है, अगर हम सुनिश्चित हैं, तो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अब ये है सर्टेनिटी। क्या है भैया? अब ये बनेगी सर्टेनिटी। और अगर ये सर्टेनिटी है तो अब आप यहां पर मे का यूज नहीं करेंगे, वाटर एवापोरेट्स। ठीक, अच्छा इसी स्टेटमेंट को आप थोड़ा चेंज कर लीजिए कि
वी आर नॉट श्योर दैट ही कैन कम, ऐसे कि वी आर नॉट श्योर दैट ही कैन कम। अब समझिए बात को, अगर बेटा नॉट श्योर है, अगर हम किसी चीज को लेकर श्योर नहीं, ये निश्चित नहीं है, तो फिर हमारे अकॉर्डिंग हमें तो नहीं पता कि ये काम होना है या नहीं होना है। अगर श्योर नहीं है तो सर अगर श्योर नहीं है तो ये काम अब सर्टिनिटी नहीं है, ये बना पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। और अगर सर ये पॉसिबिलिटी बना है तो पॉसिबिलिटी लिए कैन का यूज नहीं होगा अब यहां पर यूज होगा किसका, मे का। नॉट श्योर यहां पर सीधा इंडिकेशन था कि इस काम के होने की आप संभावना को एक्सप्रेस कर रहे हो, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो। और भैया अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करी जाएगी, क्या कहा, अगर किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करी जाएगी तो सर पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, तो सर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कैन का नहीं होता है, यूज होता है मे का। आपको ध्यान होगा कि कैन का और कुड का जो मैंने आपको यूज सिखाया था बेसिकली वो यूज था सर एबिलिटी को लेकर, कि कैन और कुड अगर आएंगे तो वो आपकी एबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। अब नॉट श्योर है तो बात अब इनकी एबिलिटी की नहीं हो रही है, अब बात हो रही थी एक्चुअल में इनके इस काम को करने की पॉसिबिलिटी की, संभावना की। और अगर संभावना की बात होगी भैया तो फिर कैन का यूज नहीं होगा, कैन की जगह पर यूज होगा किसका, मे का। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना बेटा, यहां से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में कि कैन या कुड के साथ एबल टू या कैपेबल ऑफ का यूज नहीं होता है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट से। अब जो अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं उसको एक बार और सुन लीजिए। अगर आप किसी काम को लेकर श्योर हैं तो फिर वो संभावना नहीं रहेगी, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो वहां पर आप मे का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी एक्शन के होने को लेकर नॉट श्योर, कि आप सुनिश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, नॉट श्योर नॉट सर्टेन है, तो फिर उसके लिए आप लोग उस क्लोज में मे का यूज जरूर करेंगे। मे के अलावा किसी दूसरे मॉडल वर्ब का यूज नहीं करना होता है। क्लियर, चलो अब आते हैं बेटा आपके सेकंड स्टेटमेंट पर। If you practice well for a year, you will speak French fluently। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है बेटा कि इफ यू प्रैक्टिस वेल फॉर अ ईयर यू विल स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। अच्छा, करना कुछ नहीं आप लोगों को, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट मैंने शीट पर लिखा था तो मैंने सीधा सेंटेंस लिख दिया था। एक्चुअल में ये सेंटेंस हमको इंप्रूवमेंट देना चाह रहा था। आप इसको विल स्पीक को अंडरलाइन करेंगे और इसके ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। एक तो आएगा कैन बी एबल टू स्पीक, एक आएगा कैन स्पीक, एक आएगा विल बी एबल टू स्पीक, और एक ऑप्शन आएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। ये चार ऑप्शन है बेटा कि इफ यू प्रैक्टिस वेल फॉर अ ईयर यू विल स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। अब एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। तो पहला वाला ऑप्शन तो लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि सर कैन के साथ एबल टू का यूज तो अभी सुपरफ्लुअस हुआ ही था कि कैन और एबल टू तो एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकते, तो ये तो गया कंप्लीटली रॉन्ग। अच्छा, अब आते हैं इस पर
कैन स्पीक पर। तो बेटा अगर आपने लास्ट क्लास पर ध्यान से पढ़ा होगा तो बात ये मैंने आप लोगों को बताई थी कि सर अगर इफ के बाद प्रेजेंट है और दूसरे क्लोज में अगर एबिलिटी है तो इसके लिए हम लोग कैन का यूज नहीं करते, हम लोग यूज कर रहे थे विल बी एबल टू का। ध्यान आ जाएगा आप लोग, और आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो। अच्छा, यूज अगर परमिशन के तौर पर हुआ है तो फिर कैन का यूज कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इतनी बात कर चुके थे, बताया था मैंने आप लोगों को, क्योंकि कैन जो होता है सर वो एबिलिटी एक्सप्रेस करता है, लेकिन प्रेजेंट की एबिलिटी एक्सप्रेस करता है, कुड पास्ट की एबिलिटी एक्सप्रेस करता है, और अगर एबिलिटी फ्यूचर की होती है तो फिर यूज करते हैं विल या शैल बी एबल टू का। तो समझना ये कि कैन स्पीक यहां पर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो पहले तो सुनो बेटा, इफ यू प्रैक्टिस वेल फॉर अ ईयर, कि अगर तुम एक साल तक अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो तुम फ्रेंच लैंग्वेज को फ्लुएंटली बिना रुके बोल सकते हो। अगर एक साल तक तुम कड़ा मेहनत करते हो, कड़ी अभ्यास करते हो, तो तुम फ्रेंच को बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के बोल सकते हो। तो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलना के लिए क्या आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी? प्रैक्टिस करने के बाद परमिशन मिलेगी कि प्रैक्टिस करने के बाद एबिलिटी मिलती है? अगर आप एक काम को करने की बार बार प्रैक्टिस कर रहे जा रहे हो, तो प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है? परमिशन मिलती है या उस काम को करने की एबिलिटी मिलती है? एबिलिटी मतलब फ्रेंच अगर लिखा हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही है तो बात हो रही है एबिलिटी की, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने की काबिलियत आपके पास आ जाएगी। तो भैया अगर अगले क्लोज में एबिलिटी है तो फिर कैन पे तो कहानी खत्म हो गई, कैन तो आपको आना ही नहीं है, क्योंकि ये एबिलिटी आपको फ्यूचर में लेनी पड़ेगी। मैं सारी बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि सारी बातें पहले हो चुकी हैं, टाइम वेस्ट करना है उसमें। तो भैया ये एबिलिटी आपके पास बाद में आएगी, फ्यूचर में आएगी। तो एबिलिटी अगर फ्यूचर की होती है तो फिर उसके लिए कैन का यूज नहीं होगा। ये भी सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, अब आते हैं सेंटेंस इस बात पर, यू विल बी एबल टू या विल स्पीक। तो इस बात को सुनो, अगर तुम एक साल तक अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तुम बिना हिचकिचाहट के फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो, फ्रेंच भाषा बोल सकते हो। तो सर इतनी बात तो कंफर्म है ना कि बात अगर लैंग्वेज को बोलने की हो रही है तो बात एबिलिटी की हो रही है? बोलो बेटा हाँ या ना, बात एबिलिटी की हो रही है। और सर अगर फ्यूचर की एबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, तो भैया काम अकेले विल से नहीं चल सकता। जैसे कि he will teach और he will be able to teach। he will teach वह पढ़ाएगा, he will be able to teach वह पढ़ाने के योग्य बन जाएगा या पढ़ाने के योग्य हो जाएगा। तो सर जब आपने सिर्फ will कहा है ना कि he will teach वह पढ़ाएगा, तो आपने इसकी एबिलिटी नहीं बताई है कहीं से कहीं तक भी। आपने सिर्फ ये कहा है कि ये सर्टेनिटी है, निश्चितता है कि वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो ही विल बी एबल टू टीच, वह पढ़ाने के योग्य बनेगा, पढ़ाने के योग्य हो जाएगा, तो अब जो बात हो रही है, अब बात हो रही है इस व्यक्ति की एबिलिटी की, किस चीज को लेकर? पढ़ाने को लेकर। तो मैं सीधे तौर पर आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सर अगर फ्यूचर की एबिलिटी एक्सप्रेस करनी होती है तो फ्यूचर की एबिलिटी अकेला विल कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फ्यूचर की एबिलिटी के लिए आपको विल के साथ बी एबल टू लिखना पड़ता है। अच्छा, अगर तुम एक साल तक अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम फ्रेंच बोल सकोगे या तुम फ्रेंच बोल लोगे। तो सर क्यों बोल लेंगे? क्योंकि एक साल की प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने की एबिलिटी आ जाएगी। तो बात यहां पर एबिलिटी की है। तो सर अगर फ्यूचर की एबिलिटी होती है तो फ्यूचर की एबिलिटी के लिए अकेले विल से कभी भी काम नहीं चल सकता। तो अकेले विल से अगर कभी भी काम नहीं चल सकता, नो इंप्रूवमेंट, खत्म, आंसर हो जाएगा ये, विल बी एबल टू स्पीक। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। यहां से आप लोगों को फिर से क्या सीखने के लिए मिला बेटा? सीखने के लिए ये मिला, एक सेकंड मेरी बात, थोड़ा मैं अपनी इसको रोक रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। कल जब बेटा ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में तो वहां पर बेसिक्स सिखाए थे मैंने आप लोगों को।
कि कैन नहीं आना है, विल बी एबल टू आता है, कब आता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका था। वैसे ही कैन और कुड की जो एबिलिटी को लेकर कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक्स हैं, तो बेसिक तो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में दे दिए, जो भी आधे घंटे की वीडियो बनी थी लास्ट वाली। अब जो मैंने शीट आज व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करी है, वहां पर कैन और कुड के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जस्ट फॉर न्यू कॉन्सेप्ट, कि हमें कुछ वहां से नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलते रहे। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंस बेटा आपके सामने आज इस शीट में हैं, उन सभी सेंटेंसेस को सोल्व करते समय हर सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। वो क्वेश्चन मैंने कहीं से भी निकाले, कैसे भी सिलेक्ट करें, लेकिन उन क्वेश्चंस में सीखने के लिए काफी कुछ है। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हमें क्या सीखने के लिए मिला? इस सेंटेंस से हमें सीखने के लिए ये मिला बेटा कि सर अगर सेंटेंस में फ्यूचर की एबिलिटी बतानी है, कोई ऐसी योग्यता बतानी है जो भविष्य में हम प्राप्त करेंगे, जो फ्यूचर में हमारे पास आएगी, तो सर उस एबिलिटी को बताने के लिए अकेले विल से काम नहीं चलता है, विल के साथ आपको एबल टू भी लिखना पड़ेगा। विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू कहना पड़ता है। इज दैट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, इसमें जो नोट करना हो, ये जो मैं बोलते हुए जा रहा हूँ बेटा बीच बीच में कि फ्यूचर की एबिलिटी के लिए विल से काम नहीं चलेगा, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज होगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। कहीं पर आपके पास अगर पेन पेपर लेकर बैठे हो तो नोट जरूर करते रहना इन लाइंस को, क्योंकि जब ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे इस लॉकडाउन के बाद, तो जब ये मैं मॉडल वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को ऑफलाइन बैचेस में, तो वहां पर मैं आप लोगों से ये होप करके पढ़ाऊंगा कि जो वीडियोस हैं ये आप लोगों ने देखी है, इनको समझा है, इनके नोट्स आपके पास हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो हो सकता है कि मैं ऑफलाइन बैचेस में इसमें और कुछ 2-4 चीजें ऐड करके लेकर आऊं। ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोग इसको लिख रहे होंगे जरूर कहीं ना कहीं पर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलो बेटा, अब आते हैं आपके थर्ड सेंटेंस पर। थर्ड सेंटेंस है कि द टीम मैनेजमेंट कैन नॉट select a captain for this series ये सेंटेंस है, द टीम मैनेजमेंट कैन नॉट सेलेक्ट अ कैप्टन फॉर दिस सीरीज yet। ये सेंटेंस काफी अच्छा है बेटा, द टीम मैनेजमेंट कैन नॉट सेलेक्ट अ कैप्टन फॉर दिस सीरीज yet। इस सेंटेंस में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो बेटा पहले तो आप एक बात समझिए कि सर अगर ये सेंटेंस आपका यहां तक लिखा हुआ है, ये द टीम कैन नॉट सेलेक्ट अ कैप्टन फॉर दिस सीरीज, द टीम मैनेजमेंट कैन नॉट सेलेक्ट अ कैप्टन फॉर दिस सीरीज, तब तक तो है ये सेंटेंस सही। अभी तो सेंटेंस में कोई गलती है नहीं, लेकिन इस सेंटेंस में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो है बेटा ये वर्ड येट। येट का जो मीनिंग होता है, येट का मीनिंग होता है बेटा टिल नाउ, मतलब अभी तक। अब आपको समझना क्या है? समझना ये है, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि वह 5 साल का है लेकिन अभी तक बोलना नहीं जानता। वह बच्चा 5 साल का है लेकिन अभी तक बोलना नहीं जानता। जब आपने ये कहा कि वह लड़का 5 साल का है लेकिन अभी तक बोलना नहीं जानता, तो बेटा जो अभी तक वर्ड है टिल नाउ, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग उसके 5 साल की एज, मतलब 5 साल का है लेकिन अभी तक बोलना नहीं जानता, तो 5 पिछले 5 साल मतलब उसका पास्ट, उसके पास्ट को आप जोड़ते हो किससे? उसके प्रेजेंट से। यट का यही लॉजिक और बड़े काम का लॉजिक है, समझ में आ जाएगा अभी आपको, जिन लोगों ने पढ़ा है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, पढ़ाया गया था आपको कि यट जो होता है सर, यट इंडिकेट करता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। जब आप पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइम को एक साथ लिखना चाहते हो तो उस सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं यट का। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं एडवर्ब चैप्टर में, एक टॉपिक आया था एडवर्ब में, तो आपको ध्यान आ जाएगा नॉट और नेवर।
एडवर्ब में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है, नोट और नेवर। तो जब ये नोट और नेवर पढ़ाया था तब ये पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात हुई थी बेटा। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि अगर सेंटेंस में पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों ही टाइम्स को एक्सप्रेस करना पड़ जाए, दोनों ही टाइम को एक साथ मर्ज करना पड़ जाए, तो उसके लिए हम लोग टेंस सेलेक्ट करते हैं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी आया कुछ कि जब पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों ही टाइम को एक्सप्रेस करना हो, दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट करना हो, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला जो टेंस होता है वो होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए जब आप सेंटेंस में यट का यूज करते हो तो सेंटेंस बेसिकली ओरिजिनली जो सेंटेंसेस बनते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। जैसे ही हैज नॉट गॉट द जॉब येट, उसे अभी तक नौकरी प्राप्त नहीं हुई है। अब जैसे ही आपने, अच्छा ऐसे इस बात को समझना, मैं कह रहा हूं कि उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। किसी कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है जिसने अब से 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले का मतलब जैसे कि 2018 में अपनी जो एकेडमिक्स स्टडी थी उसको फिनिश कर लिया, जो पढ़ाई करनी थी उसको, वो सब कुछ वो कर चुका है 2018 तक। 2018 के बाद उसने काम शुरू करा जॉब ढूंढने का। 2019 निकला पूरा, कुछ टाइम 2020 का भी निकल गया, लेकिन उस लड़के को अभी तक नौकरी नहीं मिली। तो बेटा यहां से उसने ये काम पास्ट से शुरू करा था और पास्ट से चलते चलते प्रेजेंट में आ चुका है। तो बात पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों की हुई ना। आप जो टाइम लेकर आ रहे हो वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का है कि उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, मतलब 2018 से वो नौकरी ढूंढ रहा है और 2020 आ गया, प्रेजेंट का टाइम भी आ गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों के टाइम की बात हो रही है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट अगर दोनों के ही टाइम की बात होती है सर, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका मेरे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट का। इसीलिए आमतौर पर आप लोगों को एक बात बताई जाती है कि यट का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही करते हैं। क्यों करते हैं वो लॉजिक आपके सामने ही लिखा हुआ है, क्योंकि यट अगर आएगा बेटा तो यट पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों पर रेफर करेगा, दोनों को रेफर करेगा, तो दोनों को रेफर करने वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो अब आते हैं आपके सेंटेंस पर वापस से कि द टीम मैनेजमेंट कैन नॉट सेलेक्ट अ कैप्टन फॉर दिस सीरीज येट। कि सर एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी होती है, पहचान जो होती है हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलो बेटा हाँ या ना, ये तो होती है हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब सर वर्ब है यहां पर हमारा सेलेक्ट, चलो कैन नॉट को भी इसमें लिख लेते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊं भी कि अगर सर मान लो आप सेलेक्ट का सिलेक्टेड करते भी हो तो फिर ये हैज और हैव कहां जाएगा? लिखना हैज और हैव का भी जरूरी है। अच्छा चलो यहां पर हैव भी लिख दिया, एक बात कहने की कि सर यहां पर हैव लगाओ, तो यहां पर हैव लगाओगे तो कैन नॉट भी लिखना पड़ेगा। अब अगर आपको मेरा ये जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया था तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होते हैं, इसीलिए इनके बाद मेन वर्ब आना जरूरी होता है। तो सर एक बात समझाइए, ये कैन भी हेल्पिंग वर्ब, ये हैव भी हेल्पिंग वर्ब, ये अकेला मेन वर्ब, तो सर दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ कैसे आ जाएंगे? बोलो बेटा, दो हेल्पिंग वर्ब तो एक साथ नहीं आ सकते कहीं से कहीं तक भी किसी भी कंडीशन में, तो सर कहानी तो गड़बड़ हो गई। आप लिख तो इसको ऐसे भी नहीं पाएंगे, तो सर फिर करे तो करे क्या? तो बेटा इसको सही करने का एक तरीका ये हो सकता है, आप ऐसे कह दीजिए हैज नॉट बीन एबल टू सेलेक्ट। अब ये बात सही हो जाएगी, गलत लिखी है, दोबारा सुन लीजिए सही क्यों है, पहले इस बात को समझो फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा अपनी बात। देखो एबल टू आया, ये किसको एक्सप्रेस कर देगा, किसको बैलेंस करेगा बेटा? एबल टू, ये बैलेंस करेगा इस कैन को, क्योंकि कैन ये आज का फर्स्ट सेंटेंस ही था कि कैन और एबल टू बराबर होते हैं, तो कैन की कमी को तो पूरा कर देगा ये एबल टू। नोट के लिए नोट आपने लिख दिया। अच्छा रही बात वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो अभी मैंने आपको बी फैमिली के मेंबर्स बताए थे सर,
ये बी फैमिली मेंबर्स बताए थे। तो बीन जो होता है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। तो ये हैज के लिए थर्ड फॉर्म बन जाएगा, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका सिलेक्ट ही जाएगा यहाँ पर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस जो हम लोगों ने सीखा कि इधर लिखिए आप एबिलिटी और इधर लिखिए आप इंडिकेटर। कि सर अगर एबिलिटी प्रेजेंट की है तो इंडिकेटर कैन, एबिलिटी पास्ट की है तो इंडिकेटर कुड, एबिलिटी फ्यूचर की है तो इंडिकेटर विल या शैल बी एबल टू। अच्छा, प्रेजेंट प्लस पास्ट की है तो सर हैज या हैव बीन एबल। ये बात समझनी आप लोगों को। एबिलिटी प्रेजेंट की तो इंडिकेटर बनेगा कैन, एबिलिटी पास्ट की इंडिकेटर बनेगा कुड, एबिलिटी फ्यूचर की तो इंडिकेटर बनेंगे विल या शैल बी एबल टू। एबिलिटी प्रेजेंट प्लस पास्ट दोनों की मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज हैव बीन एबल टू। ये बात जरूर ध्यान रखना। अच्छा, अब दोबारा से बात को समझते हैं। अगर यट आया था तो यट का मतलब होता है सर टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट। जब भूतकाल से पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कोई बात होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था, बोला था कि वह बच्चा 5 साल का है लेकिन अभी तक बोलना नहीं जानता, तो आप उसके पिछले 5 साल से लेकर बात पास्ट प्रेजेंट तक की कर रहे हो। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट जब दोनों इन्वॉल्व करते हैं तो टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए कहा जाता है कि यट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता। क्या करो? अच्छा, तो भैया यट सेंटेंस में लिखा हुआ था, यट की वजह से यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ा। तो अगर एबिलिटी प्रेजेंट प्लस पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की हो तो भैया काम अकेले कैन से नहीं चल सकता है, वहां पर यूज करना पड़ता है हैज या हैव बीन एबल टू। इसलिए यहां से कैन नोट को हटाइए, यहां पर लिखिए हैज नॉट बीन एबल टू और आगे जो आपका वर्ब है वर्ब। तो इसमें 2-4 बातें ऐड कर लेना। ठीक है सर, चलो। तो यहां से ये फोर्थ काम का पॉइंट भैया इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो करो नोट। चलिए बेटा, अब आते हैं आपके फोर्थ सेंटेंस पर। ही वर्कड एज। बेटा उसमें एज ए काइंड क्यों लिखा होता है? ये एज ए है, यहां पर आप एज को हटाइएगा, यहां पर लाइक लिख लेना, लाइक अ काइंड किंग कैन मेक हिमसेल्फ famous. He worked like a kind king can make himself famous. अच्छा, अब फिर से बात को समझते हैं सर कि इसमें क्या एरर है, क्या दिक्कत आ रही है सेंटेंस में। तो भैया इसको समझने के लिए अब आपको 2-4 बातें सुनो ध्यान से। देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये प्रेपोजिशन, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये कैन जो है ये आपका मॉडल वर्ब है। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कैन स्पीक, कैन रन, कैन राइट, कैन टॉक, ये कि कैन स्पीक, कैन रन, कैन राइट, कैन टॉक, तो अब जरा फटाफट सेंस लगाओ और मुझे बताओ क्या ये बातें सही है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है,
कि कैन रन, कैन स्पीक, कैन राइट, कैन टॉक, क्या ये सही है? मतलब ही नहीं होता सर सही होने का। मतलब क्यों नहीं होता? कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब अगर बनेगा तो सर इसको कोई ना कोई सब्जेक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी? अगर आप हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लिखोगे तो उसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपको सेंटेंस में जरूर लिखना पड़ेगा। अब आपने सर वर्ब तो मॉडल वर्ब तो लिख दिया कैन, लेकिन आपने इसके लिए सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। तो आपको दिक्कत क्या है समझना, कि मतलब एरर क्या बनेगा सेंटेंस में। तो एरर सर कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, जैसे कि आप इस सेंटेंस को ऐसे समझो, ही वर्कड लाइक अ काइंड किंग, उसने एक दयालु राजा के रूप में काम किया। उसने एक दयालु राजा के रूप में काम किया। क्यों करा? उसने दयालु राजा के रूप में काम क्यों करा? इसलिए करा। उसने दयालु राजा के रूप में काम किया। क्यों करा? टू मेक हिमसेल्फ फेमस, खुद को फेमस करने के लिए, खुद को प्रसिद्ध बनाने के लिए उसने एक दयालु राजा के रूप में काम किया। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं बेटा, जो मैंने शुरुआत में कुछ वीडियोस अपलोड करी थी उनमें मैंने 2+V1 की बात की थी आपसे, 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात, कि सर ये 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ये किसको इंडिकेट करता है बेटा? पर्पस को इंडिकेट करता है। आंसर वाई होता है, जिसको हमने कहा था एडवर्ब ऑफ रीजन। वाई का रिप्लाई पर्पस होता है, जिसको हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे ही स्टडीज टू गेट अ जॉब, ही स्टडीज टू गेट अ जॉब, कि वह नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करता है। तो वह नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करता है। तो वह पढ़ाई करता है। क्यों पढ़ाई करता है? क्यों पढ़ाई करता है? नौकरी पाने के लिए। तो बेटे 2+ गेट, गेट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके क्यों का आंसर दे रहा है ना, पढ़ाई करता है तो सर क्यों करता है, तो क्यों का मतलब बन जाएगा सर कि ये है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक सर। उसने एक दयालु राजा के तौर पर काम किया। क्यों काम करा बेटा? खुद को फेमस करने के लिए। अब ये हमको यहां पर क्या लिखना है? वाई का आंसर लिखना है। अब अगर वाई का आंसर लिखना है सर तो वाई के आंसर के 2 होना चाहिए। चलो यहां पर हम लोग 2 भी लगा देंगे। 2 के बाद क्या होना चाहिए सर? वर्ब होना चाहिए, मेक भी लगा देंगे। लेकिन सर एक बात समझाओ, आप अगर 2 मेक लगा दोगे तो फिर इस कैन का एक मीनिंग भी तो आएगा। उसने फेमस राजा, सॉरी उसने एक प्रसिद्ध राजा के, क्या दयालु, सॉरी, कि उसने एक दयालु राजा के तौर पर काम किया। क्यों काम किया? ताकि वो खुद को फेमस बनाने के योग्य बन सके। कैन अगर लिखा हुआ है तो बात सर एबिलिटी की हो रही है। आप अगर कैन को ड्रॉप करके सीधा सीधा 2 लिख दोगे तो फिर इस कैन का तो मीनिंग गायब हो जाएगा। दोबारा मेरी बात को सुन लेना। ही वर्कड लाइक अ काइंड किंग, उसने एक दयालु राजा के तौर पर काम करा। क्यों करा? खुद को फेमस बनाने के लिए। तो यहां पर बात हो रही है क्यों की, वाई की, और वाई का रिप्लाई अगर चाहिए तो लिखना पड़ेगा 2+V1। अगर 2+V1 लिखना पड़ेगा तो कैन की जगह पर 2, मेक की जगह पर मेक। अच्छा अगर किसी बच्चे के दिमाग में इस तरीके से आ रहा हो ना कि सर इसके मैं ऑप्शंस यहां पर लिख लेता हूं इस क्वेश्चन के, कि सर आप एक काम करो, आप इसको ऐसे लिख दो, कैन की जगह पर कैन रहेगा और 2+V1 का 2+V1 रहेगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कल मैंने आप लोगों से बताई थी बात लास्ट वीडियो में, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कई बाद में ये सोचने लग जाओ कि सर एक काम करते, ये काम कर लेते ना, कैन का कैन लिखा रहता और 2+V1 का 2+V1 भी हो जाता। तो बेटा ये तो रोक है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं बन पाएगी बात। तो फिर तो करे क्या सर? तो बेटा एक काम करिए आप लोग, कैन किसके इक्विवेलेंट था? आज के फर्स्ट सेंटेंस की जब बात हुई थी किसके इक्विवेलेंट था बेटा? एबल टू के।
तभी तो दोनों के साथ में लिख रहे थे। अच्छा, आप इस एबल टू के पहले टू लगाइए। टू किसकी डिमांड करेगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो ये भी बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? टू बी एबल टू मतलब, टू बी एबल टू का मतलब ये सेंटेंस आपका लिखा जाएगा कुछ ये, टू बी एबल टू मेक हिमसेल्फ फेमस। ये हो गया आपका कैन। ठीक सर, मतलब कैन की इक्विवेलेंट है, कैन तो नहीं है, जो काम कैन करता है वही काम बी एबल कर रहा है आप लोगों का। और ये हो गया आपका 2 + V1, मतलब सारी की सारी बातें बैलेंस। कहने का मतलब यहां से सीखने के लिए क्या मिलता है? यहां से सीखने के लिए ये मिलता है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, ये बन रहा है प्रेडिकेट। आंसर हो वाई, क्यों का आंसर बन रहा है। और अगर क्यों का आंसर आपको चाहिए, वाई का आंसर अगर आपको सेंटेंस में चाहिए, तो वाई के आंसर के लिए लिखना पड़ता है 2 + V1। वो 2 + V1 कैन कभी नहीं बन पाता है, तो वहां से कैन को हटाकर हम लोग लिखते हैं बेटा टू बी एबल टू। क्लियर? चलिए एक बात, अच्छा मेरी बात सुनना थोड़ी सी। जैसा कि आज हर क्वेश्चन में आपके मैं अलग कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं, अभी ये अलग चल रहे हैं सारे के सारे। इसके बाद मैं आप लोगों का एक असाइनमेंट बनाऊंगा 100%, जिसमें आप लोगों से बोला था कि आपको कैन और कुड की शीट मिलेगी, शीट मिली है। वैसे ही मैं आप लोगों का एक असाइनमेंट बनाऊंगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके मिलेंगे आपको। ठीक, तो सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाते हुए चलना अच्छे से। कितने मिनट का वीडियो हो गया इसका? 40 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए बेटे 4 क्वेश्चन से काफी हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको लगभग सोल्व कीजिएगा। वो सेंटेंस एक्चुअली में लेंदी नहीं है, ये थोड़े लेंदी, थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस थे, वो सेंटेंस इतने लेंदी नहीं है, तो उनको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं लगेगा, वो मैं कल वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी काफी है।